आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर के अंदर द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये पेट्रोग्राड क्या है। याद कीजिए पेट्रोग्राड क्या था हमारा। हाँ, वो जो सेंट पीटर्सबर्ग हमारा नाम था वो एक जर्मन नाम था जो कि रसिया के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए उन लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के पेट्रोग्राड कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ना आपको पीछे का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने आपको बार बार कहा है कि चैप्टर में हर टॉपिक आपस में कनेक्टेड है ना। क्योंकि जब तक आप पीछे के नहीं पढ़े पाएंगे तब तक आगे का आपको समझ में नहीं आएगा। तो पिछले 2-3 क्लासों में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम लोग 2 से 3 मिनट के अंदर थोड़ा सा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद इससे आप कनेक्ट करेंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने यदि पिछले कुछ क्लासों का बात करें यदि हम लोग, तो हम लोगों ने पढ़ा था अपना टॉपिक टर्बुलेंट टाइम, यानी कि 1905 रेवोल्यूशन। इसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा था बेसिकली कि 1905 रशियन एम्पायर के लिए वैसा समय था जिसमें रसिया के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव देखने को हम लोगों को मिला था। और इसमें क्या क्या बदलाव हम लोगों को देखने को मिला था देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि चाहे वो लिबरल हो, रेडिकल हो, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी हो या फिर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी हो, ये सब एकजुट हो चुका था, है ना। क्यों एकजुट हो चुका था? क्योंकि इन सभी का मकसद क्या था? ऑटोक्रेसी को यहाँ से हटाओ। ऑटोक्रेसी का मतलब मोनार्की वाला सिस्टम को यहाँ से हटाओ, क्योंकि राजा हमारे बारे में जरा सा भी सोचता ही नहीं है ना। ये सब एकजुट हो चुके थे। और उसके बाद फिर इन लोगों को मदद और किसने किया था? पीजेंट्स, वर्कर्स, जार्डिस्ट। जार्डिस्ट कौन थे? मुस्लिम रिफॉर्मर, है ना। इन सभी ने बेसिकली कहा यह जा सकता है कि सब लोग रसिया के साथ मिल चुके थे। रसिया के लोगों के साथ सब कोई आपस में मिल चुके थे कि हाँ, यहाँ से इस सिस्टम को खत्म करना है तो करना है। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि अचानक जो है 1904 में जितने भी इसेंशियल गुड्स थे उनका प्राइस बढ़ गया था। अच्छा, हमने यहाँ पे आपको यही बताया था कि प्राइस क्यों बढ़ा था, क्योंकि एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमने आपको बताया था कि उस समय पर रसिया जो जापान से युद्ध लड़ रहा था। और जब युद्ध लड़ता है तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें पैसा लगता है, भोजन लगता है, जिस वजह से रसिया के अंदर का सारा भोजन कम पड़ गया और जो भी खाना बचा, भोजन बचा, यानी कि जो भी ग्रेन बचा, उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ गया था। हम लोगों ने ये देखा था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि 1,10,000 वर्कर कहाँ के? संत पीटर्सबर्ग के स्ट्राइक पे उतर आ चुके थे। क्यों उतर गए थे? क्योंकि उनका बोलना यह था कि भैया मेरा जो काम करने का आवर है उसको कम करो, कम करके 8 घंटा कर दो, मेरा वेज बढ़ाओ और मेरा वर्किंग कंडीशन तुम ठीक करो। और इस पूरे के पूरे आंदोलन को, यानी कि पूरे पूरे स्ट्राइक को लीड कौन कर रहे थे? फादर गैपन। ठीक है, और ये फादर गैपन अपने सारे वर्कर्स को लेकर कहाँ पहुंच गए? विंटर पैलेस पहुंच गए, मतलब कि राजा के घर के पास पहुंच गए। ठीक है, अब जरा आप खुद सोचिए, 1,10,000 वर्कर एक साथ राजा के घर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या यहाँ पे राजा का रोंगटा खड़ा होगा कि नहीं? बिल्कुल रोंगटा खड़ा हो जाएगा। मतलब कि 1,10,000 आदमी कम से कम यदि एक एक थप्पड़ भी राजा को मारे ना राजा मर जाएगा। तो इनका हवा टाइट हो गया राजा का कि क्यों आ रहा है भाई इधर ये लोग हमारे। तो राजा ने क्या किया? अपने पूरे पुलिस को, अपने पूरे मिलिट्री को उन्होंने ऑर्डर दिया कि देखो तो ये लोग क्यों आ रहे हैं। ठीक है, और इतने बड़े भीड़ को देखकर इन लोगों ने सोचा कि ये लोग राजा को मारने के लिए आ रहा है। एक्चुअली वो मारने नहीं आ रहे थे, बल्कि राजा के सामने अपना बात कहने के लिए आ रहे थे। तो आर्मी को लगा कि ये लोग राजा के पास आ रहे हैं तो कुछ गड़बड़ी कर सकता है और बड़ा संख्या है तो हम लोग उसको संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए आर्मी और पुलिस ने क्या कर दिया? गोली बंदूक चलाना शुरू कर दिया, जिसमें से 100 आदमी हमारे मारे गए थे वर्कर और लगभग 300 घायल हो चुके थे। ठीक है, और इसी को हम लोग किस नाम से जानते थे? ब्लडी संडे के नाम से जानते थे, क्योंकि ये घटना कब हुआ था? संडे को हुआ था। ठीक है, अगला फिर इसी प्रकार का स्ट्राइक पूरे कंट्री में धीरे धीरे फैल गया। उसके बाद चाहे वो लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट, हर कोई डिमांड करने लगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। यानी कि हर जगह मार काट धार प्रोटेस्ट ये सब देखकर जार निकोलस सेकंड ने आखिरकार क्या कह दिया कि हाँ ठीक है, हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। यानी कि पूरी तरीके से जो हमारा गवर्नमेंट होगा वो वोटिंग के थ्रू होगा। ठीक है, मतलब एक अच्छा सिस्टम हम बनाएंगे। राजा मान तो गया, लेकिन क्या एक्चुअली में राजा कभी चाहेगा कि मेरा पावर खत्म हो जाए? देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने का मतलब है राजा का पावर खत्म होना, है ना, राजा वाला सिस्टम खत्म हो जाना। क्या राजा कभी ऐसा चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो इसके लिए क्या हुआ? फाइनली दिस आर अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड पार्लियामेंट और ड्यूमा, यानी कि जार निकोलस सेकंड ने परमिशन तो दे दिया था कि ठीक है हमारा जो गवर्नमेंट बनेगा अब वो
इलेक्टेड के थ्रू बनेगा, मतलब कि चुनाव होगा उसके बाद हमारा गवर्नमेंट बनेगा। लेकिन उन्होंने 75 डे के अंदर ही पहले पार्लियामेंट को खत्म कर दिया, कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। और जब दूसरा हमारा पार्लियामेंट में लोग गए दूसरी बार, उसको 3 महीने के अंदर खत्म कर दिया। बेसिकली यहाँ पर राजा का मन क्या बन चुका था कि किसी भी हद में हमको अपना पावर खोने नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ था, उसके बाद अच्छा ये राजा ऐसा क्यों कर रहा था, ताकि हमारे खिलाफ कोई आवाज ना उठे, ठीक है। देखो पार्लियामेंट में लोग क्यों आते हैं, अपने आवाजों को उठाने के लिए। अब ये लोग यदि पार्लियामेंट में राजा के सामने राजा का ही बुराई करेगा तो राजा को अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि राजा ने पूरे पार्लियामेंट को किन लोगों से भर दिया, कंजर्वेटिव से। और वो कंजर्वेटिव क्या करते थे, केवल और केवल राजा का गुणगान गाते थे, है ना, जो कि क्या चाहते थे, राजा वाला सिस्टम आ जाए हमारा। तो राजा ने पूरी तरीके से पार्लियामेंट में कंजर्वेटिव लोगों को भर दिया, जितने भी हमारे लिबरल थे, रेडिकल थे, और भी जितने भी वर्कर ये सब थे, उन सभी को उनसे बाहर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, बहुत बड़े लेवल पे लोगों के बीच में गुस्सा भर गया कि भाई तुमने वादा किया ठीक है, लेकिन तुमने फिर से अपने पार्लियामेंट में हमको छोड़ के केवल कंजर्वेटिव को आपने लिया, हमको क्यों नहीं लिया। तो लोगों को यहाँ पे गुस्सा बढ़ रहा था धीरे धीरे, ठीक है। अगला उसके बाद है हमारा टॉपिक था, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। और इसी बीच में हमारा क्या शुरू हो चुका, देखो ये सब घटना ना रशिया के अंदर चल रहा था, ठीक है, लेकिन इसी के बीच हमारा क्या शुरू हो चुका था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था 1914 में। और इसका टाइम पीरियड देख लीजिए, 1914 में शुरू हुआ और 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा खत्म हुआ, ठीक है। लेकिन देखो रशिया का इतना खराब स्थिति था, रशिया का इतना खराब स्थिति था कि यहाँ पे अपने ही कंट्री के वर्कर्स राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या इस स्थिति में रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या शामिल होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ के लोगों का बोलना भी यही था कि भाई तुम हमारे समस्याओं को नहीं समझा पा रहे हो, नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तुम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्यों जाना चाह रहे हो, जो कंट्री लड़ रहा है उसको लड़ने दो, तुम अपना अलग रहो। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ना केवल आर्मी नहीं मरते हैं, बल्कि कंट्री में रहने वाले लोगों को भी नुकसान होता है, खाने का पीने का हर व्यवस्था उसका तहस नहस हो जाता है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल रेलवे पानी हर चीज़ उसका तहस नहस हो जाता है। तो वहाँ के लोगों का कहना था कि राजा साहब आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मत जाओ, लेकिन राजा ने माना नहीं माना। तो बताइए जो रशिया में इतना घटना घटा उसका जिम्मेदार कौन होगा, राजा, क्योंकि उसको जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपके कंट्री का खुद स्थिति ठीक नहीं है, आप क्यों जा सकते, कैसे जा सकते आप युद्ध में। आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, सपोज कीजिए पाकिस्तान अभी डमाडोल स्थिति में है, वो तो हमेशा से है, मतलब वहाँ पे चावल दाल आटा कितना महंगा है ना, मतलब पाकिस्तान के पास अभी जो उसका खजाना है ना पूरा खाली है। क्या इस स्थिति में पाकिस्तान को किसी भी युद्ध में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हालांकि वो किसी युद्ध में नहीं है, बस एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी उसको नहीं जाना चाहिए। और यदि वो चला गया ना इसका मतलब होगा कि अपने पेड़ पे अपने से उन्होंने कुल्हाड़ी मार दिया, ठीक है। वो इसी प्रकार की स्थिति में हमारा रशिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहाँ किसके किसके बीच में हुआ था, दो पावर के बीच में, सेंट्रल पावर और अलाइड पावर। सेंट्रल पावर में कौन थे देख लीजिए, जर्मनी ऑस्ट्रिया और टर्की, ये हमारा सेंट्रल पावर में था। और अलाइड पावर में फ्रांस ब्रिटेन और रसिया था, जो कि बाद में इटली और रोमानिया ने भी ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जार निकोलस सेकेंड युद्ध में चला गया, ठीक है। उसके बाद फिर पहली बार लोगों ने तो बहुत सपोर्ट किया कि राजा साहब हमारा जीत जाए, या चूंकि युद्ध में चली गया है तो चुनाव युद्ध को जीत जाए, है ना। और लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, रशिया का बहुत बुरा हाल हो चुका था उसमें। और सबसे बड़ी बात, लोगों के बीच में ना धीरे धीरे गुस्सा भी फैल रहा था, क्योंकि देखो हमारा विरोधी टीम कौन था, जर्मनी। और जर्मनी का जो विचारधारा था हमारा रशिया में बहुत बड़े लेवल पे था। जैसे सेंट पीटर्सबर्ग हमारा जर्मन नाम था, उसको बदल के पेट्रोग्राड कर दिया गया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो जारियन अलेक्जेंड्रा थी, जार निकोलस सेकेंड की वाइफ, वो खुद बिलोंग करती थी कहाँ से, जर्मनी से। तो लोगों को और गुस्सा आने लगा कि भाई ये हमारा विरोधी टीम है। देखो राजा से लोगों को दुश्मनी है वो ठीक बात है, लेकिन जब युद्ध होता है ना तो आप राजा के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि आप अपने कंट्री के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे लोग किसके बारे में सोच रहे हैं, अपने कंट्री के बारे में सोच रहे हैं कि हमारा कंट्री पहले बचे। राजा से तो हम बाद में निपट लेंगे, लेकिन हमारा पहले कंट्री तो बचना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर जो हमारा ये राजा था और रानी था, इसको ना एक आदमी था जो कि एडवाइस करता था किसी भी काम करने के लिए, कि राजा साहब ये करो, राजा साहब वो मत करो, वो था हमारा राजपुतीन। और लोगों का मानना यह था कि राजपुतीन जो है ना, राजा का गलत एडवाइजर है, ये केवल गलत गलत बात राजा को बताता है, और इसीलिए राजा हमारे लिए कोई काम नहीं करता है ना। तो ये इस वजह से रसिया के अंदर थोड़ा सा हमारा
मतलब रसिया के अंदर थोड़ा सा लोगों का जो सपोर्ट था राजा को लेकर वो थोड़ा सा कम हो चुका था। ठीक है, अगला वॉर का इफेक्ट क्या पड़ा, हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो इफेक्ट ये पड़ा कि पूरी तरीके से हमारा 7 मिलियन लोग लगभग घायल थे, कुछ तो उसमें मारे भी गए थे, ये सब हुआ था। हमारा इंडस्ट्री तहस नहस हो गया था, बिल्डिंग हमारे तोड़े गए थे, और वहाँ की आर्मी ने ही अपना बिल्डिंग तोड़ दिया था पूरा, क्रॉप फसल बर्बाद कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि यदि हमारे ऊपर जर्मनी हमला किया, ये सारा संपत्ति किसका हो जाएगा? जर्मनी का हो जाएगा, इसलिए जर्मनी का होने से पहले क्या कर दो? बर्बाद कर दो। इन्होंने अपने से ही बर्बाद कर दिया पूरा। इसका जहाँ से कनेक्शन था, जहाँ से सप्लाई आता था रसिया के अंदर, वो सब भी हमारा तहस नहस हो गया। बेसिकली बहुत गंदे तरीके से यहाँ पे इफेक्ट इसका पड़ा था। चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। लगभग अच्छा खासा हम लोगों का इसमें रिवीजन हो गया। अब यहाँ पे आपके पास ना पूरा बैकग्राउंड आपको मालूम है। अब जब आप टॉपिक को समझेंगे ना तो बहुत आराम से आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें कहा गया है दी फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, यानी कि पेट्रोग्राड में फरवरी में एक रेवोल्यूशन हुआ था, एक बहुत बड़ा क्रांति हुआ था। वो क्या था इसके बारे में हम लोग समझेंगे, और इसको हम लोग नाम देते हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। क्या था जरा समझते हैं, यहीं से हमारा आज का मेन टॉपिक शुरू होता है। देखिए सबसे पहला, पेट्रोग्राड वॉज द कैपिटल ऑफ रशियन एम्पायर। रशियन एम्पायर का कैपिटल कौन था? पेट्रोग्राड। ओके, आगे The workers' quarters and factories were located on the right side of the river Neva। देखिए यहाँ पे ना आपके माइंड में एक इमेजिन बनाओ आप, एक नदी है, उस नदी का नाम है रिवर नीवा। ठीक है, उस रिवर के राइट साइड में कौन लोग रहते हैं? वर्कर लोग, और वर्कर लोगों का क्वार्टर भी उधर ही रहने वाला है, और उधर ही हमारा पूरा बड़ा बड़ा फैक्ट्री पड़ता है। ठीक है, आप अपने माइंड में बनाओ एक रिवर है, रिवर के राइट साइड में वर्कर्स का क्वार्टर है, जो कोई वहाँ पर रहते हैं वो लोग, और वहीं पे सारे फैक्ट्री हैं, यानी कि फैक्ट्री के बगल बगल में ही उनका क्वार्टर है, लेकिन नदी के राइट साइड में। और नदी के लेफ्ट साइड में क्या थे? देखो, दी फैशनेबल एरियाज, दी विंटर पैलेस। विंटर पैलेस का मतलब राजा का घर। ठीक है, विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स एंड दी पैलेस वेयर दी ड्यूमा मेट, और यानी कि ड्यूमा मतलब पार्लियामेंट, ये सब भी आपका इधर ही था। वे आर लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिवर नेवा। यानी कि बेसिकली रसिया देखा जाए ना तो दो हिस्सों में बटा हुआ था, नदी के राइट साइड में और नदी के लेफ्ट साइड में। राइट साइड में वर्कर्स रहते थे, उनका फैक्ट्री था उधर जहाँ पे वो लोग काम करते थे, और मतलब कि एक तरफ डेवलपमेंट तो दिखता था लेकिन एक तरफ डेवलपमेंट नहीं दिखता था। राइट साइड में वर्कर रहते थे, वहाँ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं था। ठीक है, लेकिन जिधर हमारे ये लोग रहते थे, राजा लोग रहते थे, इधर आपका फैशनेबल एरिया था, मतलब कि सुंदर सुंदर एरिया था। इधर राजा का महल भी इधर ही था, बड़े बड़े ऑफिशियल बिल्डिंग भी इधर ही थे, और सबसे बड़ी बात रसिया का पार्लियामेंट भी इधर ही था। ठीक है, नदी के लेफ्ट साइड। आगे, इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेजेस वेयर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर। 1917 का बात है, उस समय पे वर्कर्स के क्वार्टर में, यानी कि जहाँ पे वर्कर लोग रहते थे, वहाँ पे ना अचानक भोजन की कमी होने लगी। अभी भोजन की कमी क्यों होने लगी, थोड़ा सा इसके बारे में भी देखते हैं। रीजन होगा ना कुछ देखते हैं। देखो रीजन क्या था। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड एंड देयर हैड बीन हैवी फ्रॉस्ट एंड स्नो। मतलब भोजन का कमी इसलिए उधर हो गया क्योंकि देखो पहली बात ना, ये विंटर का समय था, और फरवरी भी वहाँ पे, फरवरी में क्या होता है, अच्छा खासा वहाँ पे बर्फ ये सब गिरता है, यानी कि वहाँ पे भी अच्छा खासा ठंडा रहता है फरवरी में रसिया में। और चूंकि बहुत बड़े बड़े बर्फ गिर रहे थे, बड़े बड़े ओले गिर रहे थे, फरवरी का महीना था, ठंडा का समय था, तो सारा फसल क्या हो चुका था? बर्बाद हो चुका था। और जो भी फसल बचा होगा उसका प्राइस क्या हो चुका होगा? बढ़ चुका होगा। बताइए क्या वर्कर खरीद पाएगा? उतना महंगा अनाज नहीं खरीद पाएगा। लेकिन देखो जो आपका लेफ्ट साइड था ना, जिधर राजा लोग रहते थे, वहां पे अनाज का कमी नहीं हुआ था, क्योंकि वो लोग अमीर लोग थे, वो लोग खरीद के खा सकते थे। लेकिन अनाज का समस्या किसको दिक्कत कर रहा था? राइट साइड वालों को, यानी कि केवल वर्कर्स को, क्योंकि वो लोग गरीब थे बेचारे, और वो लोग इतने महंगे अनाज को खरीद के नहीं खा सकते थे। तो यहाँ पे ना उनको गुस्सा आया कि भाई हमारे तरफ ना इतना महंगा अनाज मिल रहा है, उधर बड़ा सस्ता मिल रहा है, ऐसा क्यों? तो क्या वो लोग राजा से सवाल नहीं उठाएगा? राजा से सवाल नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, ताकि वो डिमांड करेगा ना राजा से कि राजा साहब हमारे तरफ भी अनाजों को क्या करवाइए, सस्ते में बेचवाइए, ताकि हम लोग भी खरीद के खा सके। लेकिन आगे क्या होता है देखो, ऑन 22 फरवरी फैक्ट्रीज वेयर शट डाउन, और राजा ने परमिशन दे दिया कि सारे फैक्ट्री को भी क्या कर दो, बंद कर दो। सोचो, मतलब कि एक तो वर्कर्स लोग अनाज से ऐसे ही परेशान है, महंगा प्राइस हो चुका है उसका, और यहाँ पे फैक्ट्री भी बंद कर दिया गया। मतलब कि जो भी पैसा कमाने का सहारा था वो भी फैक्ट्री कम कर दिया गया जाड़ा की वजह से, क्योंकि ठंडा बहुत था और ठंडे में वहाँ पे बहुत समस्या था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर।
ठंडे, देखो ठंडे में ना समस्या इसलिए था क्योंकि हो सकता है वहाँ पे बिजली कट जाता हो, इस तरीके से फैक्ट्री खोलने से बढ़िया है कि फैक्ट्री को बंद ही कर दो। देखो फैक्ट्री तो बंद हो गया लेकिन नुकसान किसको हुआ? वर्कर को, क्योंकि उसका रोजगार छिना गया, है ना। आगे देखते हैं क्या हुआ। द नेक्स्ट डे वर्कर्स ऑफ 50 फैक्ट्रीज स्ट्राइक्स, उसके अगले ही दिन 50 फैक्ट्री के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया, यानी कि धरने पे बैठ गए वो लोग। ठीक है, अगला क्या हुआ देखो। इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द स्ट्राइक्स एंड दिस कैम टू बी नोन एज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, यानी कि 22 फरवरी, याद रखिएगा। ठीक है, तो उस समय पे वर्कर्स के तौर पे जो हमारी महिलाएं थी उन्होंने भी अलग अलग फैक्ट्री में स्ट्राइक किया कि भैया तुम क्यों हमारा फैक्ट्री बंद करोगे, काम है, हमको काम करने दो, पेमेंट ही कम देना चलो ठीक है, लेकिन कम से कम काम तो करने दो, हमारा बाल बच्चा खाना खा पाएगा, उस वजह से हमारा घर परिवार चल पाएगा, है ना। तो फैक्ट्री बंद होने की वजह से इन सभी ने क्या किया? स्ट्राइक किया। और महिलाओं ने तो बहुत बड़े लेवल पे स्ट्राइक किया, 22 फरवरी का दिन था और इसीलिए वहां पे 22 फरवरी को इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से मनाया गया उस समय पे। ठीक है, आगे वर्कर्स मूव्ड टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल। अच्छा, कैपिटल कौन था हमारा रसिया का? पेट्रोग्राड। और पेट्रोग्राड में भी जो सेंट्रल जगह था हमारा, जो कि बीचों बीच वाला जगह था, वो हमारा था नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट, याद रखिएगा इसको। जैसे आप ऐसे समझिए, आप जैसे हमारा इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली में भी तो कुछ हिस्सा होगा जो कि न्यू दिल्ली का बिल्कुल बीचों बीच वाला हिस्सा होगा, यानी कि बहुत प्रसिद्ध जगह, जैसे लाल किला वाला जहाँ पे झंडा हमारा फहराया जाता है, वो सब हिस्सा हमारा क्या बहुत ही पॉपुलर है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी वर्कर्स ने स्ट्राइक किया वो सारे वर्कर्स किधर आगे बढ़ रहे थे? पेट्रोग्राड की ओर आगे बढ़ रहे थे, यानी कि रसिया का जो राजधानी था पेट्रोग्राड, वहां पे ये लोग जा रहे थे। और पेट्रोग्राड में भी कहां पे जा रहे थे? नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट में जा रहे थे, क्योंकि वही हिस्सा था जहां पे कि बड़े बड़े ऑफिशियल काम हमारे होते थे। ठीक है, आगे द फैशनेबल एरियाज एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वेयर सराउंडेड बाय वर्कर्स, ड्यू टू दिस द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू। अब देखो इतने बड़े लेवल पे लोग राइट साइड से किधर आ चुके थे? लेफ्ट साइड में आ चुके थे नदी के, और बेसिकली क्यों आ रहे थे? स्ट्राइक करने के लिए, धरना देने के लिए कि तुम हमारा फैक्ट्री क्यों बंद करोगे, हमारा रोजगार वापस करो, है ना, हमको काम दो, हम काम करना चाहते हैं। तो इतने बड़े लेवल पे जब ये लोग लेफ्ट साइड में आया, यानी कि राजा के घर तरफ आया ये लोग, तो पूरी तरीके से इन लोगों ने क्या किया? सारे फैशनेबल एरियाज को, बड़े बड़े ऑफिशियल बिल्डिंग को इन सभी ने क्या कर लिया? घेर लिया। और घेरने का मतलब यहाँ पे तोड़ फोड़ करना नहीं था, घेरने का मतलब था कि हमारे बातों को आप मानो। ठीक है, तो ये लोग सभी के सभी ऑफिशियल बिल्डिंग को इन लोगों ने घेर लिया अपने बातों को मनवाने के लिए। लेकिन इतना बड़ा भीड़ देख के राजा ने क्या कर दिया? कर्फ्यू लगा दिया। और कर्फ्यू का मतलब आपको मालूम है? कर्फ्यू का मतलब होता है कोई भी रोड पे नजर नहीं आएगा। तो अब जब भाई नियम बना दिया कि कर्फ्यू लग चुका है, तो हर आदमी क्या करेगा? भागेगा वहां से। नहीं तो हो सकता है राजा गोली बारूद चलवा दे, क्योंकि भाई राजा है, किसका जान जा रहा है किसका बच रहा है उसको क्या मतलब है ना। इसलिए कर्फ्यू लगा दिया गया और पूरा भीड़ वहां से खत्म हो गया। लेकिन क्या वर्कर इतना जल्दी हार मारने वाले थे? नहीं। अब देखते हैं क्या हुआ। देखो अगला क्या होता है, देखिए द गवर्नमेंट कॉल आउट द कैवेलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन द वर्कर्स। अब गवर्नमेंट ने यानी कि राजा ने अपने बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर को, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर को बुलाया और कहा कि इन लोगों के ऊपर कड़ी नजर रखो, ये लोग आसपास भी यहाँ पे भटकना नहीं चाहिए, यानी कि स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। ठीक है, राजा ने ये कह दिया। अगला देखो क्या हुआ। ऑन 27 फरवरी द वर्कर्स अटैक्ड एंड डिस्ट्रॉयड द पुलिस हेडक्वार्टर्स। 27 फरवरी को, चूंकि लोग तंग आ चुके थे, कर्फ्यू लगा दिया जानबूझ के ना, यानी कि लोग स्ट्राइक कर रहे थे, लेकिन राजा ने क्या कर दिया? कर्फ्यू लगा दिया। तो गुस्से में इन लोगों ने क्या किया? 27 फरवरी को पुलिस के हेडक्वार्टर पे ही इन लोगों ने हमला कर दिया और उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया उसको। ठीक है, गुस्से में। अगला द वर्कर्स स्टार्टेड रेजिंग स्लोगन्स अबाउट ब्रेड, वेजेज, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। और वर्कर्स क्या करने लगे? नारा लगाने लगे। किस चीज को लेकर? ब्रेड को लेकर, अपने बेहतर तनख्वाह के को लेकर यानी कि वेज को लेकर, बेटर आवर यानी कि काम हमसे कम करवाओ इसको लेकर, और डेमोक्रेसी को लेकर इन सभी ने स्लोगन लगाना शुरू किया, यानी कि राजा मुर्दाबाद, कुछ इस प्रकार का इन लोगों ने नारा लगाया। और नारा बेसिकली ब्रेड, वेज, बेटर आवर और डेमोक्रेसी को लेकर लगाया जा रहा था। ठीक है, जो इनका डिमांड था उन्हीं को लेकर ये लोग बेसिकली आवाज उठा रहे थे। आगे उसके बाद है द गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट का मतलब कौन? वही जार निकोलस II। ठीक है, तो द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल आउट द कैवेलरी वंस अगेन।
अब आप बताइए, जब वर्कर्स इतने बड़े लेवल पे स्ट्राइक कर रहे हैं, दोबारा मना करने के बावजूद पुलिस के हेडक्वार्टर पे अटैक कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे राजा को गुस्सा नहीं आएगा? राजा को गुस्सा आया और उन्होंने दोबारा अपने आर्मी को कॉल किया। कॉल करने का मतलब फोन पे नहीं, पूरा अपने पास बुलाया और ऑर्डर दिया कि इन सभी के ऊपर ना दोबारा कड़ा नजर रखो, यदि कुछ ये लोग उल्टा सीधा करता है तो इसके ऊपर फायर कर दो डायरेक्ट। राजा परमिशन दे दिया। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हुआ, देखो। However, the cavalry refused to fire on the workers and they joined the workers। सोचो, मतलब यहाँ पे ना पूरा खेल ही पलट गया। राजा ने अपने आर्मी को बुलाया किस चीज के लिए? लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए कि यदि ये लोग कोई गड़बड़ी करेगा तो इसके ऊपर फायर कर देना। लेकिन यहाँ पे मामला ही उल्टा पड़ गया। पूरे के पूरे आर्मी ने क्या कर दिया? राजा का विरोध कर दिया, कहा कि नहीं, हम इन पे हमला नहीं करेंगे। मालूम है क्यों? देखो यहाँ पे ना, अच्छा एक बात बताइए, राजा के पास जो आर्मी में लोग थे, जो सोल्जर थे, जो पुलिस थे, वो कौन लोग थे? बेसिकली गांव के ही लोग थे। जैसे हम लोग के इंडिया में क्या है, हम लोग के इंडिया में जो बड़े बड़े जैसे इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ पे जो हमारे सैनिक है वो कौन लोग हैं? हम ही लोग के कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई हमारे हो सकता है किसी का पापा होगा वहाँ पे, किसी का मामा होगा, किसी का भतीजा होगा। बेसिकली है तो इंडिया का ही आदमी ना। तो जब इतने बड़े लेवल पे पूरे रसिया में पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो बताइए क्या यहाँ पे आर्मी का भी दिल पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा? बिल्कुल पिघलेगा। और दूसरी बात, यहाँ पे राजा ना आर्मी को भी उतना वैल्यू नहीं देता था। मतलब आर्मी है तो बस है, उसको कोई खास सुविधा नहीं मिलता था। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि राजा से ना तंग आ चुका था आर्मी लोग। हर बार वो युद्ध करता था और जापान से तो उसका पर्सनल दुश्मनी था। मतलब जापान से ना वो समय समय पे युद्ध लड़ता रहता था। और भाई आप खुद बताओ, जब युद्ध आप लड़ रहे हैं तो इसमें नुकसान किसका होगा, राजा का या आर्मी का? राजा तो आराम से बैठा हुआ अपने महल में, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बस वो ऑर्डर चला रहा है कि हाँ इधर हमला करना है, कल उधर हमला करना है। तो यहाँ पे ना हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जब राजा ने अपने आर्मी को दोबारा बुलाया इसके ऊपर फायर करने के लिए, वर्कर के ऊपर, लेकिन वर्कर के ऊपर उन्होंने फायर नहीं किया, बल्कि राजा का साथ छोड़कर उनका विरोध करके बॉयकॉट कर दिया राजा को और कहा कि हम अब आपका साथ नहीं देंगे। और ये सारे के सारे आर्मी किसका साथ पकड़ लिए? वर्कर के साथ हो लिए। और मतलब कि ये सभी लोग मिलकर क्या करने लगे? प्रोटेस्ट करने लगे राजा के खिलाफ। मतलब देखो, जो आर्मी पहले कल तक राजा का तलवा चाटा करता था, राजा का काम क्या करता था, आज वो राजा के खिलाफ हो चुका है। क्योंकि उनको भी समझ में आ चुका था कि यहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं ना वो सही काम कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? और कितने भी हैं भाई, उस गोली हम चलाएंगे तो हमारे ही लोगों पे गोली चला रहे होंगे हम, है कि नहीं? तो इन्होंने हमला करना मना कर दिया, हमला करने से, और उनके साथ ये लोग खुद जाके ज्वाइन हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आप ये समझ पा रहे हैं कि रसिया के सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं। सारे लोग, लिबरल, रेडिकल, पार्टी वाटी, आर्मी, सब कोई रसिया के लोगों के साथ हो चुका है। रसिया का क्या रसिया क्या मतलब रसिया का जो राजा था वो बेचारा क्या पड़ चुका है? अब अकेला पड़ चुका है। देखो, किसी भी राजा का सबसे बड़ा पावर क्या होता है? उसका आर्मी। अब जब आर्मी आपका साथ नहीं दे रहा है तो राजा क्या पड़ जाएगा? अकेला पड़ जाएगा। अब देखते हैं कि राजा का क्या हाल होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या होता है। Soldiers and workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as the Duma met, and this was known as the Petrograd Soviet। अब जितने भी वर्कर थे, जितने भी हमारे सोल्जर्स थे, यानी कि हर लोग, हर बड़े बड़े लोग, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो सोल्जर हो, आर्मी के लोग हो, हर कोई आपस में एक जगह पे इकट्ठा हुआ। कहाँ पे? उसी बिल्डिंग में जिस बिल्डिंग में ड्यूमा था, यानी कि पार्लियामेंट था। सोचो, पार्लियामेंट में कौन लोग जाके बैठता था? राजा के लोग। लेकिन अब कौन जाके बैठ गया है? वर्कर्स, सोल्जर्स, आर्मी के लोग, पुलिस, ये सब जाके बैठ गए। अब ये लोग क्या चाहते हैं वर्कर वहां पे बैठ के? मालूम है, ये लोग वहां पे बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि अब हमारा रसिया कैसे चलेगा। क्योंकि अब ये लोग राजा को ज्यादा ये भाव नहीं दे रहा था। मान लीजिए राजा को ये भाव, मतलब राजा मान लीजिए कहेगा कि लोगों को मारो, मारने वाला कौन है? आर्मी है अब आपके पास? नहीं है, क्योंकि वो किसके साथ हो लिया? वर्कर के साथ हो लिया। तो यहाँ पे बेसिकली सभी लोगों ने ड्यूमा में मीटिंग किया, यानी कि पार्लियामेंट का जो हाउस था उसमें मीटिंग किया, और इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब रसिया को कैसे चलाना है, और इन्हीं लोगों को अब रसिया चलाना है। और उस मीटिंग को क्या नाम रखा दिया इन लोगों ने?
पेट्रोग्रेड सोवियत इन लोगों ने उसको नाम रखा। ठीक है, आगे मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड द जार टू एब्डिकेट। अगले दिन क्या होता है, मिलिट्री के जो बड़े बड़े कमांडर थे ये लोग राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजा साहब अब जो है ना आप अपना सिंहासन छोड़ दो। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, अपना सिंहासन आप छोड़ दो, मतलब कि राजा के पद से आप क्या कर दो, इस्तीफा दे दो। ये कौन कह रहा है, आर्मी का बड़े बड़े कमांडर कह रहा है, मिलिट्री का बड़ा बड़ा कमांडर कह रहा है। अब जब आप एक बार बताइए कि राजा का सबसे बड़ा पावर होता है मिलिट्री, यानी कि उसका आर्मी, और जब आर्मी का ही हेड कह रहा है कि अब आप सिंहासन छोड़ दो, राजा सिंहासन छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, बोलो। आपके हिसाब से नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे छोड़ा क्योंकि मालूम है उसके ऊपर ना अब उसके पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए ज़्यादा बहस करेगा तो कमांडर वहीं पे उसको गोली से मार देगा। आप क्या कर पाओगे, आप आर्मी को फ़ोन करोगे, किसको फ़ोन करोगे, सारा आर्मी तो आपके खिलाफ हो चुका है। तो यहाँ पे कमांडर जब गया राजा से मिलने के लिए और कहा कि राजा साहब आप अपने सिंहासन से इस्तीफा दे दो, तो राजा ने मालूम है राजा ने चुपचाप मान भी दिया, कहा कि ठीक है भैया जैसा आपका मर्जी। देखो मतलब जार निकोलस सेकंड इतना ढीठ आदमी था, इतना थेथर आदमी था, मतलब ये किसी का बात ये मानता नहीं था, लेकिन आज अपने ही आर्मी के बातों की ये मान रहा है, क्योंकि उसका मालूम है इसके खिलाफ कुछ बोलेंगे ना ये सुनेगा कम, गोली पहले मारेगा, क्योंकि सारा कंट्री के लोग क्या हो चुके हैं, राजा के खिलाफ हो चुके हैं। किसी के पास पावर गोली मारने का हो ना हो, लेकिन आर्मी के पास है, ये मार देगा पक्का। अब राजा को भी लगने लगा था कि सही में अब मेरा पावर धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, क्योंकि आर्मी भी अब हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो अब फाइनली क्या हुआ, देखो द जार फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। फाइनली जार निकोलस सेकेंड ने अपने राजा के पद से इस्तीफा दिया, कब, 2 मार्च को, और साल कौन सा था, 1917, याद रखिएगा। ठीक है, 1917 2 मार्च को राजा ने यानी कि जार निकोलस सेकेंड ने राजा के पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद पेट्रोग्राड सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। देखो राजा ने तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन किसी को तो अब रसिया चलाने का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि रसिया ऐसे ही चलेगा, मतलब राजा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया ठीक है, लेकिन कोई तो रसिया को चलाने का जिम्मेदारी संभालेगा। तो वो जो हमारे थे ना पेट्रोग्रेड सोवियत, यानी कि जो हमारा डीमा में मीटिंग हुआ था उसमें जो बड़े बड़े लोग थे उन लोगों ने क्या सोचा कि हम लोग अब रसिया को चलाएंगे। यानी कि उसमें कौन लोग थे बताइए, वर्कर, सोल्जर्स, पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, लॉयर, लैंड ऑनर, यही सब थे हमारे बेसिकली, आम आदमी थे बेसिकली। और आम आदमी में भी कौन कौन थे, बड़े बड़े लोग थे। ठीक है, उन्होंने सोचा कि अब राजा जब पद से हट ही चुका है तो रसिया को चलाना है, तो क्यों ना इसका जिम्मेदारी हम ही लोग ले लेते हैं। और उन सभी ने मिलकर गवर्नमेंट बनाया, उसका नाम रखा गया प्रोविजनल गवर्नमेंट। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा जाएगा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट कब और कैसे बना। तो कब बना, राजा ने जब अपने पद से मतलब अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट बना। और इस गवर्नमेंट में बेसिकली कौन थे, आर्मी के लोग थे, है ना, वर्कर थे। लेकिन आगे आपको मालूम चलेगा आगे कि इस प्रोविजनल गवर्नमेंट में भी वही आदमी थे जो कि बड़े बड़े केवल थे, जैसे बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े आर्मी के लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, यही लोग थे। लेकिन आगे आपको ये भी मिलेगा कि वर्कर्स को जरा सा भी इसमें पोजीशन नहीं मिला था। ठीक है, खैर आगे आपको मिलेगा, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अब क्या बनाया गया, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया गया जो कि अब क्या करेगा, पूरे रसिया को चलाएगा। ठीक है, नाउ रसियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब यहाँ से रसिया के अंदर क्या होने वाला था बताइए, रसिया के अंदर यहाँ पे अब धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आने वाला था, यानी कि एक ऐसा सिस्टम आने वाला था जहाँ पे लोग वोट देके अपने लीडर को चुनेगा, और किसके थ्रू, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू, या फिर उसका सफरेज भी बोल सकते हैं, मतलब कि हर किसी को वोटिंग देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार होगा। अब रसिया में ये बदलाव होने वाला था। फाइनली द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ब्राउट डाउन द मोनार्की इन फरवरी 1917। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ा इस टॉपिक में, हम लोगों ने फाइनली इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि फरवरी का जो महीना था ना, बड़ा ही रोमांचकारी महीना था, क्योंकि यही वो महीना था जिसमें राजा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो फरवरी रेवोल्यूशन ही एक ऐसा मात्र रेवोल्यूशन बना पूरे रशियन रेवोल्यूशन में
जिसके थ्रू राजा को अपना पद छोड़ना पड़ा। ठीक है, वो भी कब? 1917 में। और डेट का बात करें तो 2 मार्च 1917। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो ये वाला हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अगला वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर फरवरी, कि आखिर भाई फरवरी के बाद क्या हुआ। तो हम लोग इसको अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।